नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। तो आज नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर थे और नीतीश थोड़े झेंपे हुए भी थे और कुछ उस अंदाज में थे जैसे गलती करने वाला बच्चा कई बार जो है कान पकड़ करके ची 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 करता है और कुछ इसी तरह का भाव उनका था। वरना वो ये ना कहते कि साहब हम बीच में गायब हो गए थे और अब कभी गायब नहीं होंगे। उनकी इस बात पर, इस वक्तव्य पर, इस एश्योरेंस पर तो कोई यकीन करता नहीं है, क्योंकि वो पलटू राम के नाम से मशहूर हो चुके हैं, कुख्यात हो चुके हैं। तो कब वो पलटी मार जाएँ और कितने दिन किसके साथ हैं, इसको लेकर के तो अब अ, मुझे लगता है कि सट्टे वाले भी जो हैं वो सक्रिय हो गए होंगे कि नीतीश ने जो कहा है ठीक ही कहा है या इसमें भी कुछ है। बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। मेरे साथ पटना से अभिषेक तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर समझते हैं आज जो कुछ हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं और किस पर पड़ने वाले हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ये बताइए ये तो बिल्कुल दंडवत जिसको कहते हैं, नतमस्तक जिसको कहते हैं, लगभग वैसा ही सीन था जब नीतीश बाबू, एक तो पहले जब माला पहनाई जा रही थी, तो माला पहनाने वालों में नीतीश थे। फिर मोदी जी ने उनका हाथ पकड़ कर के खींचा अपनी तरफ, तो तब वो माला के बीच में आए। पर उनके कुल भाव से और कुल बातचीत से तो लगा कि जैसे बिल्कुल मोदी जी के सामने दंडवत ही हो गए हैं। तो जो प्रशंसा उन्होंने की है, जिन शब्दों में की है, इसके पीछे क्या है और कौन-कौन जल भुन गया होगा इन सीन्स को देख कर के, दृश्यों को देख कर के, बातों को सुन कर के? देखिए ओमकार सर, नीतीश कुमार मोदी जी के विरुद्ध बोले या मोदी जी के समर्थन में बोले, एक बात तो हम सब जानते हैं, वक्ता बड़े अच्छे हैं, पढ़े-लिखे हैं, चूँकि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। अब वो एक नई चीज़ डेवलप कर चुके हैं, जिसके साथ वो जाते हैं, ऐसे घुलते हैं जैसे पानी में शक्कर घुल जाता है। एकदम पता नहीं चलेगा, वो सफ़ेद पानी रहेगा। आज जो उन्होंने बोला ये कोई नई बात नहीं है। सदन में बोला हुआ है कि मर भी जाएंगे तो आपके साथ नहीं जाएंगे, और दोनों पार्टियों को ये बोल चुके हैं। इस बार ये नहीं बोल रहे कि मर भी जाएंगे तो उधर नहीं जाएंगे, अब बोल रहे हैं अब हम यहीं रहेंगे। तो जो डील है जो है, अब राज्यपाल बनेंगे, रिटायरमेंट का क्या होगा पता नहीं, किंतु मैं इस गठबंधन का भविष्य सर लंबा नहीं देखता। नीतीश जी जानते हैं कि लोकसभा में जो ये राम लहर के बीच में चल रही है लोकसभा, बिहार शुरू से आप देखेंगे राम आंदोलन के समय से ही, जब प्रभु श्री राम जी का पहला आंदोलन चला, आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई, तो बिहार का ऐसा रिस्पांस था कि लालू प्रसाद यादव को, आडवाणी जी को रोकना पड़ा, अरेस्ट करना पड़ा उस रथ यात्रा को रोकने के लिए। ये इम्पैक्ट है। और नीतीश कुमार भांपते बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि लोग कहते थे कि मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी है। अब नया मौसम वैज्ञानिक का नाम ढूँढ लेना चाहिए। कहना चाहिए कि नीतीश कुमार है। वो समझ गए कि इस लोकसभा में 2 पे सिमटने से ज़्यादा अच्छा है, बीजेपी जितनी सीटें दे, 12, 14, 15, वो सब जीतेंगे हम। तो बेहतर है पलट लिया जाए। पलट गया। लेकिन आज जो उन्होंने बातें कही हैं, और जो देखिए रिस्पॉन्स था बेगूसराय में हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस था वहाँ पे। तो
मैंने जो एक बात उससे पूछी कि बेगूसराय तो भाजपा का पहले से भी गढ़ है। आरजेडी और लेफ्ट, जब कन्हैया कुमार लड़े थे लेफ्ट से, इन दोनों का वोट बैंक मिला देने पे भी गिरिराज सिंह जी की जो विक्ट्री थी, वो 1.5 लाख का फिर भी अंतर पड़ रहा था। तो पहली बात तो ये। किंतु दूसरी बात जो ये है कि पिछले 5 दिनों से फर्जी मीडिया प्रपंच बहुत कर रहा था कि तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। ओमकार सर, भीड़ से मेजरमेंट अगर करें जीत और हार का, तो बंगाल में बहुत भीड़ थी बीजेपी के पास। और क्यों थी? वो भीड़ भी सही थी और तेजस्वी वाली भी भीड़। सिर्फ यादव और मुसलमान मिलकर के लगभग 32% यहां हो जाते हैं। और 10 करोड़ पॉपुलेशन का 32% भीड़, बहुत भीड़। यहां तो 5,000 लफंगे सिंधु बॉर्डर पे खड़े हो गए, तो उसे एक आंदोलन आपने कर दिया। 5,000 से अधिक की भीड़ है क्या? लेकिन कहा तो जा रहा है कि भीड़ आई है। सो एक पहली बात तो ये इसमें टूटा। और बीजेपी के वोटर को नीतीश को अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज तो ये। सो कुल मिला के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। और हम जो लगातार बिहार में बात कर रहे हैं राजनीतिक रूप से चुनाव जीत और हार की, उसको छोड़ देते हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने वोटर्स को मैसेज दे दिया, कन्वे कर दिया, जो उनका वोटर है कि हम मिले हैं, बहुत अच्छे से मिले हैं। तो मेरा वोटर बीजेपी भी जहां खड़ा हो वहां पहुंच जाना चाहिए और एनडीए जहां खड़ा हो। इसका असर यह होगा कि नीतीश का वोटर जो टर्नआउट है, वो बेगूसराय हो या किशनगंज, वो हर जगह आपको दिखेगा रिजल्ट के दिन। आज आप मेरी बात को ये रिकॉर्ड करके रखिए कि नीतीश कुमार, अच्छा नीतीश कुमार के पास जो महिला वोट बैंक इन्होंने एक अलग से जो बनाई अपने लिए क्रिएट की है, महिला तो फेवरेट टॉपिक मोदी जी का भी है और प्लस नीतीश जी, ये जब मिलते हैं ना तो बिहार की महिलाएं पता चला यादव है वो भी दबा के आ गई। बोला छोड़ो कोई बात नहीं, इनको जो करना है करें, हम एनडीए को वोट करते थे। और ये वाली जो केमिस्ट्री है, उन्होंने केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी के आगे नतमस्तक होना भी एक प्लान ही है कि हम झुके हुए हैं, जैसे भी हैं, जल्दी से सीट शेयरिंग किए और अब काम पे लगा जाए। हालांकि ये बात भी उन्होंने इशारों इशारों में कह दी, अब एक काम बाकी रह गया, वो भी जल्दी से कर ही दीजिए। तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? जी। सुन लेते हैं नीतीश ने कहा क्या है। किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपको प्राप्त हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा है। तो ये तो बिल्कुल जो है जो कहते हैं अनपेक्षित मोदी जी के चेहरे की लाली आपने देखी, वो एकदम हतप्रभ थे कि ये तो कहाँ। तो अभिषेक हमारे दिमाग में वो सीन आता है जब नीतीश कुमार ने डिनर रद्द कर दिया था, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव यहाँ पर थी और
एक तरीके से पाला खींच करके लड़ने लगे थे नरेंद्र मोदी से। पता नहीं, मतलब ये गलतफ़हमी थी कि अगर मैं नरेंद्र मोदी की मुखालफत करूँगा तो शायद मुझे एकजुट वोट मिल जाएगा, एक संप्रदाय विशेष का, समुदाय विशेष का, या क्या था। लेकिन बाद में हमने देखा कि 2013-14 में ज़रूर छोड़ कर के गए, पर फिर वापस आ गए, और फिर वापस गए, और फिर वापस आ गए। तो ये सिलसिला थमने के आसार हैं या नहीं हैं? नंबर 2, आपने जो बात कही है कि ये गठबंधन लंबा नहीं चलेगा, इसके पीछे क्या आपका तर्क है? अनप्रेडिक्टेबल है नीतीश कुमार, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है, वो सेंस कर रहे थे इस वक़्त, जैसा कि मैंने कहा कि लोकसभा में उनको बीजेपी की आवश्यकता है। और जब भी वो इस प्रकार की बातें करते थे कि मैं नहीं पलटूँगा, तो मैं असहज हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने जब याद होगा, जब 4 महीने पहले आप ही के इसी चैनल पे कहा था, तो किसी ने मुझे कमेंट करके लिखा था, इस अभिषेक तिवारी को पता नहीं है नीतीश कुमार अब नहीं बदलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार बदले। G20 के समिट के समय हमने बोला था कि वो जाने के साथ ही वो बदलाव शुरू हो गया था। अब देखिए 2-3 बातें हैं सर। नीतीश कुमार शब्दों के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। नीतीश कुमार 2003 में भी एक बात बोले थे। हमने 2010 पे आपने पूछी बात कि अ, जो जी, जी। कहा था कि गुजरात की आर्थिक राशि लौटा दी, और कहा कि थाली भी भोज भी कैंसल कर दिया, और कहा कि हमको गुजरात वाले मोदी की क्या ज़रूरत है? हमारे साथ तो रियल सुशील मोदी हैं, हमारे साथ तो अपने मोदी जी हैं। किंतु एक पत्रकार ने, जिसकी वाइफ इस वक़्त टीएमसी में है, राज्यसभा मेंबर, एक बार नीतीश जी से पूछा था कि गुजरात 2002 पे आपका क्या कहना है? और उस वक़्त 2004 के चुनाव शुरू हो गए थे या शुरू होने वाले थे। तब इन्होंने कहा था, "अरे काठ की हांडी को कितना बार आप चढ़ाएँगे? हो गया 2002, आगे बढ़िए, गुजरात में मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं।" ये स्टेटमेंट रहा है 2004 के समय। गुजरात में मोदी जी ने बहुत विकास किया है। लेकिन अ, नीतीश जी शुरू में कहे जाते थे आडवाणी कैंप से। आडवाणी जी के कैंप के बहुत सारे लोग मोदी जी के समर्थन में नहीं थे उस वक़्त। अ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें आडवाणी जी का कोई रोल था। वो उनका आडवाणी जी के प्रति शायद प्रेम होगा, जो भी। लेकिन ये बात वो सेंस कर चुके हैं कि अब तो मोदी जी पीएम हैं, अगली बार भी पीएम बन रहे हैं, प्लस राम रह लहर है, और उनका लॉ कुछ वोट ना बिखर जाए इस राम लहर में, इसको भी बचाने की क्या बात है कि भाई राम जी के मुद्दे पे अलग होना ठीक नहीं रहेगा। इसी का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। जी। अच्छा, बिहार के टिकट अभी तक तय क्यों नहीं हुए हैं? आज बीजेपी ने 195 टिकट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए, बहुत सारे राज्यों के कर दिए हैं। बिहार में अभी कुछ तय नहीं कर पाए हैं शायद, या कुछ सीटों को लेकर के, संख्या को लेकर के किसी तरह के कुछ क्लैश चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं। नहीं, वो तो मतभेद चल ही रहा है। देखिए कई सीटें हैं जिसके बारे में मैं जानता हूँ कहाँ-कहाँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए बिहार की लोकसभा में अब आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से हर जगह का निकला है। उसमें ए भी है, बस बी लेटर गायब है। हालाँकि उसके बाद सी है, डी है, हर जगह का निकला है। आर तक चले गए, राजस्थान तक चले गए, सब निकल गया। लेकिन बिहार पे बात नहीं। देखिए, जब कुढ़नी का विधानसभा चुनाव हो रहा था और वापस एनडीए ऑफ़िशियली चिराग पासवान ने जॉइन किया था, उस समय जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से और मोदी जी से कन्फर्मेशन मिला था इनको कि ठीक है, आप जब हमारी पार्टी में आएँगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आपके, चूँकि लास्ट टाइम भी आपने ही कितनी सीट पे लड़ेगी ये डील किया था रामविलास पासवान जी के साथ। आगे भी आप ही के साथ होगा और आप 6 सीट लड़ेंगे। उसके बाद चिराग पासवान आ गए, कुढ़नी में प्रचार किया, कुढ़नी जीत गई, गोपालगंज में प्रचार किया, गोपालगंज जीत गई। मतलब एक चीज़ उन्होंने पहले साबित किया कि मेरा वोटर जो है, वो आपके ऊपर जाएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। अब नीतीश जी जैसे इस समीकरण में आते हैं, खेल बिगड़ता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है,
और खुद चिराग पासवान के चाचा हैं। सीटें कहां बिगड़ रही? हाजीपुर में चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी सीट पे चिराग पासवान के चाचा लड़ना चाहते हैं। अगर मैं बीजेपी होता तो मैं चिराग पासवान के चाचा, चूंकि आज एनडीए के मंच पे भी बैठे हुए थे, मैं उनसे निगोशिएट करा लेता, चिराग पासवान वाला रोष नहीं लेने देता। नवादा की सीट है सूरजभान सिंह, ये सीट भी चिराग पासवान जी के कारण ही फंसी हुई है। उनका मानना है कि इस सीट पे बार्गेन वो नहीं करेंगे। सूरजभान सिंह के भाई हैं, सूरजभान सिंह नहीं है, तो वो सीट भी वो नहीं देना चाह रहे। खगड़िया सीट पे वो कह रहे हैं कि हाँ बार्गेन करने को तैयार है, इनफैक्ट वो दे भी दे। तो अब क्या होगा, कैसे समीकरण बिठाया जाए? हाँ, जदयू भी सुना जा रहा है कि 15 से नीचे नहीं आ रही है। अब जेडीयू को तो कम करना ही चाहिए था, और जेडीयू का सीट जो है, अगर आप थोड़ा सा जेडीयू फ्लेक्सिबल हो जाए, 13-14 पे भी आ जाए, तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि एक सीट वो भी छोड़ रहा है। तो अब इस समीकरण को बिठाया जा सकता है, पर जेडीयू में भी बात है कि भाई 16 तो हमारे सांसद हैं। अब देखिए कहां जाता है, कितना अगले 2-3 दिन के अंदर तो उम्मीद है कि बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन बिहार की सियासत गरमाई है। क्योंकि अब अगर कल का इंतजार करते और हम लोग ये शो कर रहे होते तो और पिक्चर क्लियर होती, लेकिन मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, आरजेडी के तेजस्वी यादव सामने से आकर के संभवतः चिराग को ऑफर करेंगे। और फिर अगर, मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पे ये गठबंधन हो, और मेरा मानना है शायद तेजस्वी चिराग पासवान वो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास फिर विकल्प क्या होंगे उसका खुलासा मैं करूंगा बहुत जल्दी। उनके पास अगला विकल्प क्या है, अगली प्लानिंग क्या है, वो भी डायरेक्ट मेरी बात हो रही है कि अगली प्लानिंग क्या है, कैसे है। लेकिन नीतीश जी को फिर बहुत लॉस होगा। चिराग पासवान को सर्टेनली लॉस होगा, लेकिन नीतीश कुमार को इतना लॉस होगा कि वो समझ नहीं पाएंगे। ये स्थिति तो है विकराल। आप कह रहे हैं कि नीतीश को लॉस होगा, यानी बीजेपी को लॉस नहीं होगा? नहीं, मोदी जी के अगेंस्ट तो चिराग पासवान नहीं जाएगा। और ये जो दांव खेला है बीजेपी ने, मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा दिल्ली में, निरहुआ को फिर आजमगढ़ से टिकट दे दिया है, आसनसोल से पवन सिंह को ले आई है, 4-4 भोजपुरी कलाकारों को, और गोरखपुर से फिर रवि किशन मैदान में है। तो भोजपुरी 4-4 कलाकारों को लाने के पीछे कारण ईस्ट यूपी और बिहार सबको साधने की तैयारी, क्योंकि इनकी फॉलोइंग तो है इन सारे क्षेत्रों में, दिल्ली में भी है। पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, ये बात मैंने 4 दिन पहले कही थी अपने चैनल के ऊपर। तो लोगों ने कहा नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि वहां समीकरण है। लोगों को पता नहीं है वहां का 40% वोटर सिर्फ बिहारी है। 40% वोटर तो रिजल्ट डिक्लेयर कराता है, ये अपने आप में एक समीकरण है। इसीलिए ममता बनर्जी ने वहां से शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा किया। अब कुछ लोग को लगेगा कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति माहौल बन जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति माहौल बन रहा था, इसी का तोड़ है पवन सिंह। और पवन सिंह जो है ना, वो लेफ्टिस्टों को और टीएमसी वालों को, दोनों को संभालने का कुव्वत रखता है, और वो भी आसनसोल में। इसलिए वो सबसे सटीक टिकट मुझे लगा कि आसनसोल में पवन सिंह को मिला है। अब आते हैं निरहुआ के बारे में। सर, आजमगढ़ का एक तो वो है, आजमगढ़ के किले में पहली बार सेंध भी उसी ने मारी, उससे बेहतर कोई विकल्प था भी नहीं। 1.5 साल में ठीक ठाक काम भी किया है, दिखाया है निरहुआ ने कि वो एज ए सांसद काम कर सकता है। गोरखपुर से बहुत अच्छा खासा अपना प्रभाव बनाया रवि किशन ने, तो उनका भी कटना नहीं बनता है। मैं सरप्राइज हुआ इनको लेकर के, मनोज तिवारी को लेकर के, क्योंकि मनोज तिवारी ने बिहार से चुनाव लड़ने को लेकर बहुत हाथ पमारा। इसका मतलब यह है कि अब संभवतः बक्सर पे रिटेन कर लेंगे अश्विनी चौबे। ये मेरे पास कोई इसका सोर्स नहीं है, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं ये एक मेरा स्पेकुलेशन है। संभवतः इसके बारे में गलत हो जाऊं
वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे भी एक कद्दावर असम कैडर के आईपीएस लगातार ताल ठोक रहे हैं, तो वो अलग बात है। अब आते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए, चाहे वो जहां पे मनोज तिवारी को मिला है वहां भी भोजपुर का इफेक्ट, भोजपुरी गानों का इम्पैक्ट, स्टारडम का इम्पैक्ट, रिटेन तो हेमा मालिनी की भी सीट हो गई मथुरा। ये भी हमारे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि हेमा मालिनी जी का तो सीट रिटेन नहीं होना था, लेकिन अब चूंकि मोदी जी की लहर है, फिर से जीत भी जाएंगी, सांसद भी बनेगी। लेकिन ऐसा कोई उन्होंने तोप नहीं मारा है। तो और संभवतः दिल्ली में भी एक बड़े चेहरे की बात हो रही है, और शायद वो चांदनी चौक ही हो जाए। तो अब वो भी है। ये सारा अभी तो चल ही रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा कैलकुलेटिव ढंग से टिकट वितरण हुआ है। विदिशा वाली भी बात मेरी सही होगी, मैंने 7-8 दिन पहले बोला चांदनी था। चांदनी चौक से तो प्रवीण खंडेलवाल को हाँ, घोषित कर खंडेलवाल दिया को गया मिल है। गया है ना। जी, तो हुँ। देखते हैं कि दूसरा स्टार दिल्ली में कहाँ से खड़ा होता है। विदिशा से मैंने कहा था शिवराज सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, वो लड़ रहे हैं। यानी अ, जो संभावनाएं थी उन सबको टिकट मिला है लगभग। और कटना बनता था हर्षवर्धन सर का। जिस प्रकार से वो तबका जो बीजेपी का कतई वोटर नहीं है, वहां जा करके ये फोटोज भी उन्होंने डाले थे ट्विटर पे कि इन्हीं के साथ मेरा बचपन बीता, मेरी जवानी बीती। और वो टाइम था जस्ट 2020 दिल्ली दंगे समाप्त हुए थे। और बीजेपी का हार्डकोर कैडर जो है ना, बहुत नाराज हुआ था हर्षवर्धन से उस चीज को लेकर के, कि एक तरफ दिल्ली में जो चल रहा है उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय, दिल्ली में एक तो आप इस परिस्थिति में हैं कि आप बोल सकते थे, उल्टा आप उनके साथ बैठ करके जिस प्रकार के कैप्शंस डाल रहे हैं, वो मैसेज अच्छा नहीं गया। तो उस टाइम ही तय हो गया था कि कटना बाकी है। तो अच्छा तालमेल के साथ इन्होंने सीट का फॉर्मूला बनाया है। अब देखना ये है कि इसमें से कितने प्रतिशत लोग जीत के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सरप्राइज किए, जिनका नाम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये भी सत्य है। हालांकि महारानी जी का राजस्थान से चैप्टर क्लोज हुआ, गुणा से सिंधिया जी को मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन उसके बदले उसको भी कीमत चुकानी पड़ी जिसने सिंधिया जी को हराया। वो सीट वो डिजर्व करता था। बहुत सारी चीजें हैं, अब देखना है। मध्य प्रदेश में जहां तक मुझे लगा कि भाई ये ठीक है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का तो तय था। अब देखना है कि बाकी कौन-कौन से जो बोल वचन या फिर ज्यादा बोलते थे, उनके भी टिकट बचते हैं या नहीं, क्योंकि प्रवेश वर्मा तो गए। जी हाँ। 40 में से बीजेपी एनडीए को कितनी सीटें दे रहे हैं आप इस समय बिहार में? देखिए, मुझे 37 सीट में तो कोई डाउट नहीं है। संभवतः 39 भी हो जाए, लेकिन 2 सीटों पे मुकाबला कड़ा है। एक लोकसभा होगी, वो मुझे लगता है पाटलिपुत्र वाली, और दूसरा नवादा हो रहा है। नवादा में एक तो सूरजभान सिंह के भाई जी के प्रति जो स्थितियां हैं वो तो है, प्लस नवादा में कुछ काम एज अ सांसद उन्होंने दिखाया नहीं था। उसको लेकर के रोष है खुद बीजेपी के कैडर में, कि ये सीट फालतू में दिया जा रहा है, भाजपा कैडर के पास ये सीट वापस आना चाहिए। ये बातें चल रही है, अब देखना है कि क्या होता है। रविशंकर प्रसाद को टिकट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऋतुराज सिन्हा संभवतः पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक, जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार। यू सो मच। ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ओमकार सर, आपको विशेष प्रणाम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।